तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। अभी मैं अपने क्लासरूम में हूँ, ठीक है, लेक्चरर रूम में, और यहीं से वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, आपको मालूम है। और ये हम लोग का बीएड का क्लासरूम है, देख लीजिए। तो अभी मेरा लंच हुआ है और लंच के टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपका। देखिए, देख रहे हैं हम लोग का बीएड का क्लास। तो लेक्चरर रूम में मैं, बगल में रूम है, यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर 15, आपका सेमेस्टर 6 का अंतिम पेपर है ये मेजर पेपर का। इसके बाद एक माइनर पेपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखने का भी कुछ जगह नहीं है। चलिए, मेरा लंच होता है 1 बजे, खाना खाऊँगा 3 बजे। तो आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और जो लोग कोर्स नहीं खरीदे खरीद दीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी को। मेजर पेपर 15, इसमें करना है क्या, आपको हिस्ट्री ऑफ जापान, यानी कि जापान का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। आपने कहावत सुनी थी, जाना था चीन पहुंच गए जापान। तो देखिए, जापान का इतिहास पढ़ना है। जापान छोटा सा देश है, एक पिद्दी सा देश उसको बोल देंगे, लेकिन बहुत पावरफुल है। और ये जो है कब से कब तक का इतिहास पढ़ना है, तो 1850 से, जापान में 1850 से लेकर के 1950 के बीच में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही जहाँ पर भी ये टॉपिक पढ़ने का, उन सभी में काम आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस, उसके बाद नोट्स पे डिस्कस करेंगे। मेरा दाढ़ी मुझ बढ़ गया यार, इसको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इसका लगने लगता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिट 1, इसमें पढ़ना है क्या, एमरजेंस ऑफ मॉडर्न जापान, ठीक है। इसमें 4 यूनिट है। फिर आपको पढ़ना है जैपनीज इम्पीरियलिज्म फेज 1, जिसमें आपको वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आता है फिर आपका यूनिट 3 से जापान बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945, ठीक। उस समय जापान की कंडीशन क्या थी, ये भी जानना है। एंड 4th नंबर पे आ जाता है हमारा जैपनीज इम्पीरियलिज्म फेज 2, ओके। जैपनीज इम्पीरियलिज्म फेज 2, तो ये आ जाता है आपका जैपनीज इम्पीरियलिज्म फेज 2, ओके। तो ये टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहले हम लोग इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 मार्क्स वाले, और सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब ज़्यादा बताऊँगा नहीं इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अपना फ़ोटो को। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मेजी एक मिनट, मैं फेस को ही हटा देता हूँ यार, क्योंकि डिस्टर्बेंस पढ़ाई के टाइम में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ, ये पेपर थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, जैसे कि पेपर 14 लगा था, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ चाइना पढ़ना था। तो व्हेन डिड मेजी रेस्टोरेशन टेक प्लेस, तो कब हुआ था मेजी की पुनर्स्थापना, यानी कि फिर से एक बार स्थापना की गई थी मेजी की 1868 में, ठीक है। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में याद रखना है। अगला आ जाता है जापान में मेजी, ठीक है, सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था इसका मेन पर्पज, मेन पर्पज था जापान को आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। मेजी सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जापान को शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्र बनाना इसका सबसे मेन पर्पज था, मेन मुख्य उद्देश्य था, पावरफुल स्टेट के रूप में डेवलप करना। अगला आ जाता है मेजी काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था समाप्त हुई, तो मेजी काल में शोगुन शासन व्यवस्था का अंत हो जाता है, ठीक है, और एक आधुनिक राष्ट्र की नींव पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है जापान का संविधान कब लागू होता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और जापान का संविधान देखिए हम लोगों से बहुत ज़्यादा पहले, ठीक है, लगभग 80 साल पहले ही जापान का संविधान लागू हो चुका है। तो जापान का संविधान 1889 में लागू होता है, ठीक है। कब, 1889, 1889 को जापान का संविधान लागू होता है। नेक्स्ट अगला जाता है कि मेजी काल में सामाजिक विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो मेजी काल जब आया, इसमें सामाजिक विकास का सबसे प्रमुख क्षेत्र था शिक्षा प्रणाली का विकास करना। कोई भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पे फोकस करना होगा। यही रीज़न है कि आज जापान देखिए बहुत
फेमस है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने पावर के लिए जाना जाता है। ठीक है, जापान की राजधानी आप सबको मालूम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जापान की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो जापान के लोगों का औसत जीवन भी ना भारतीयों से बहुत ज़्यादा है, लगभग 90+ है वहाँ का जीवन, और हम लोग 60 साल होते होते 65 होते होते हॉस्पिटल और ये सब का नज़ारा आने लगता है ना। अब दूसरा आ जाता है आपका यहाँ पे यूनिट 2, जिसमें आपको जापानी साम्राज्यवाद प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे, जैपनीज इम्पीरियलिज्म फेज़ 1। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है जापान ने कोरिया का विलय कब हुआ। तो पहले जापान और कोरिया, ठीक है, जापान ने कोरिया का विलय कब हुआ। तो जापान में कोरिया का जो विलय होता है, जापान और कोरिया एक हो जाते हैं 1910 में। 1910 में जापान ने कोरिया का विलय हुआ। ठीक है, जापान में कोरिया का विलय होता है। नेक्स्ट अगला जाता है सीनो जापानी युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो सीनो जापानी युद्ध, इन दोनों देशों का नाम याद कर लीजिएगा, चीन और जापान के बीच में होता है। ठीक है, सीनो ये जो है ना, ये चाइना की ओर से है और जापानी जापान की ओर से। ठीक है, जैसे भारतीयों को भारतीय बोला जाता है, इंडिया से इंडियन बना है। ठीक है, तो उसी तरह से सीनो जापानी युद्ध हुआ था। आपने ओपियम वॉर पढ़ा था, प्रथम अफीम युद्ध, दूसरा अफीम युद्ध, सेम इसी टाइप से है आपका। अरे यार उठो, क्या है भाई, सांप पहन के, नहीं बेल्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है आता क्वेश्चन नंबर 3, रूसो जापानी युद्ध कब हुआ। यानी कि देखिए रूस और जापान का युद्ध होता है, समझ रहे हैं, छोटा सा देश जापान और किससे किससे पंगा लड़ रहा है, रूस पावरफुल कंट्री, चाइना पावरफुल कंट्री। तो रूसो और जापानी युद्ध होता है 1904 से और 1905 में। ठीक है, 1904 से 1905 में। अब आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस पक्ष में था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया लगभग 2 गुटों में बंट गई थी। ठीक है, और इसमें जो जापान था मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, अब भारत किस में था। तो भारत किसी में नहीं, भारत शुरू से ही वर्ल्ड वार का विरोध किया है। अरे बाप रे कितना गंदा है यार, मेरा शब्द गंदा हो गया पूरा। कोरिया पर जापानी शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कोरिया पर जापानी शासन का मेन उद्देश्य क्या था। देखिए कोरिया पर जापानी शासन का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। यानी कि देखिए कोरिया पर जो है जापान का शासन, ठीक है, किस पर शासन, कोरिया पर जापान शासन कर रहा है। हम लोग जापान का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो कोरिया पे जापान का शासन चल रहा है। जापानी शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जापानी लोग चाहता था कि अपना साम्राज्य का विस्तार हो और आर्थिक संसाधन को जापान का कंट्रोल हो। ठीक है, कोरिया पर भी, तो ये चाहता था जापानी लोग। नेक्स्ट अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 से हम लोग कर लेते हैं 1 मार्क्स वाले। तो शुरू करते हैं हम लोग यूनिट 3। और यूनिट 3 में हमारा कि 2 विश्व युद्धों के बीच जापान बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर। तो देखिए 2 विश्व युद्ध के बीच में जापान, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब होता है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर को याद कर लीजिएगा। पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918, ठीक, 4 साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945। और इसी वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान पे 2 बम गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, हिरोशिमा और नागासाकी पे। बम का नाम था, हिरोशिमा पे सबसे पहले गिराया गया, फिर नागासाकी पे। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया उसका नाम था फैटमैन, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो फैटमैन और लिटिल बॉय नाम से 2 बम गिराए जाते हैं। कहाँ पे, जापान पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलिए शुरू करते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन कब होता है। तो वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ की राजधानी का नाम रखा गया है, वाशिंगटन DC। ठीक है, समुद्र के किनारे है एकदम। तो वाशिंगटन सम्मेलन कब होता है, 1921 से 22 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन होता है। कब, 1922, 21-22। जब भारत में क्या हो रहा था, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौरी चौरा कांड हो रहा था। ठीक है, उस टाइम पे जापान में ये हो रहा था वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो क्यों आयोजित किया गया था वाशिंगटन सम्मेलन। नौसैनिक शक्ति का नियंत्रण करना था, जो नेवी था उसकी पावर का कंट्रोल करना वाशिंगटन सम्मेलन का मेन पर्पज था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है मंचूरियन संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये जो मंचूरियन क्राइसिस आता है, मंचूरियन क्राइसिस के नाम से जानते हैं इसको, मंचूरियन संकट। तो मंचूरियन क्राइसिस 1931 में होता है, 1931 में, जब भारत में क्या हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था 1930 के आसपास। ठीक है,
उस टाइम पे जापान में मंचूरियन संकट आ गया। नेक्स्ट, जापान में सैन्यवाद का उदय किस काल में हुआ? तो जापान में जो सैन्यवाद का उदय आता है, ठीक है, और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही टाइम में आ जाता है, ठीक है। डूरिंग विच पीरियड डिड, इसको बोलते हैं मिलिट्रिज्म, ठीक है। तो मिलिट्रिज्म राइज इन जापान व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेल्ड, ठीक है, 1939 टू 1945, ठीक है। तो दो विश्व युद्ध यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बीच का काल में जापान में सैन्यवाद का उदय होता है। सैन्यवाद नाम सुनने से ही लगता है कि सेना का उदय, ठीक है। नेक्स्ट, मंचूरिया में जापान ने कौन सा कठपुतली राज्य स्थापित किया? कठपुतली कहने का मतलब कि मंचूरिया में जापान के इशारों पे काम करता था। ये जो मंचूरिया है, ठीक है, मंचूरिया में जापान ने कौन सा कठपुतली राज्य बनाया? तो जापान के इशारों पे काम करता था, ठीक है, और इनका नाम था मांचुकुओ, ठीक है, मांचुकुओ इसका नाम था, मांचुकुओ, ठीक है। ये जापान के इशारे पे काम करता था। नेक्स्ट, अब आ जाता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका जापानी साम्राज्यवाद द्वितीय चरण, ठीक है, जैपनीज इम्पेरियलिज्म सेकेंड फेज, जापानी साम्राज्यवाद का दूसरा चरण। इसमें आ जाता है यूनिट 1 पहला क्वेश्चन कि द्वितीय सीनो जापानी युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो सेकेंड सीनो मतलब मालूम है किसके ओर से था? तो सीनो जो है चीन है और जापान जापानी सेना जापान, तो चीन और जापान के बीच में होता है सेकेंड सीनो वर्ल्ड वॉर। सॉरी, वर्ल्ड वॉर नहीं बोलेंगे इसको, वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हैं। कि द्वितीय सीनो युद्ध कब होता है? तो 1937 में, 1937 में, और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड स्टार्ट यहीं से लगभग हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, जापान किन देशों के साथ धुरी शक्तियों में शामिल था? तो देखिए, जर्मनी और इटली के साथ जो है धुरी शक्ति में शामिल था, ठीक है। एक्सिस पावर इसको बोलते हैं, धुरी शक्ति, ठीक है। तो एक्सिस पावर में जर्मनी और इटली के साथ यह शामिल था, ठीक है। जर्मनी की राजधानी आपको मालूम है बर्लिन और इटली की रोम। आगे देख लेते हैं, पर्ल हार्बर हमला। आप यूट्यूब पे देखिएगा, पर्ल हार्बर हमला सुबह सुबह को ही जब सब सोया हुआ था उसी टाइम पे अटैक होता है अचानक से। 7 दिसंबर के दिन था, भोरे भोरे सब सोया हुआ था, ठीक है। तो पर्ल हार्बर पर अचानक से ऑटोमेटिकली हमला कर दिया जाता है। व्हेन डिड पर्ल हार्बर अटैक प्लेस? तो देखिए, पर्ल हार्बर पर जो हमला होता है 7 दिसंबर 1941 को एकदम सुबह सुबह पे हमला होता है। पर्ल हार्बर पर हमला किस देश पर किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पे, ठीक है। पर्ल हार्बर हमला किस देश पर किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया था? वही पिद्दी सा देश जापान। जापान छोटा सा देश है लेकिन देखन में छोट घाव करे गंभीर वाला बात है, समझ रहे हैं। अमेरिका पे अटैक कर रहा है भाई, अमेरिका जैसे देश पे अटैक कर रहा है जापान, तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? सिंपल सी बात है कि आग से खेलोगे तो आंगरा हागोगे बेटा, ठीक है। तो पर्ल हार्बर पे हमला कर रहा है। देखिए, पर्ल हार्बर हमला किस देश पर किया गया था? तो अमेरिका पे किया गया था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जापान अटैक कर रहा है अमेरिका पे, तो बाप को ये सिखा रहा है कि क्या होगा ना। तो अमेरिका तो भाई अमेरिका है, उसका पूरे वर्ल्ड में अपना धोख अलग ही रोप है, ठीक है। जापानी साम्राज्यवाद का अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो अंतिम परिणाम क्या होता है जापानी साम्राज्य का? अंतिम परिणाम निकलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है और जापान के शहर नष्ट कर दिए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है जापान को, साम्राज्यवाद का पतन होता है, ठीक है। तो गलती यहाँ पे पूरी तरह से किसकी है? अमेरिका की भी हम नहीं बोलेंगे ना जापान की बोलेंगे, जो होना था हो गया। जो भी गलती है आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, हिस्ट्री ऑफ जापान। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में अब हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आधुनिक जापान, ये सब आप लोग कर लेना है, मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोग केवल क्वेश्चन देखने आते हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। पास वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, डोंट वरी, इट्स योर चॉइस दोस्त, ठीक है। मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से खरीदने नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से की गई पढ़ाई, धन या जो भी है वो सही नहीं है, ठीक है, काम नहीं देगा। इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ईमानदारी से लीजिए अगर आपको लेने का मन है तो। मेजी पुनर्स्थापन के कारणों एवं महत्व की व्याख्या करें। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, मेजी काल में जापान के संवैधानिक विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेजी काल के सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 2 से क्वेश्चन,
जापानी साम्राज्यवाद का प्रथम चरण। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है सीनो जापानी, यानी कि आपका चीन और जापान के बीच जो युद्ध होता है 1894 से 1995 के 1895 के बीच में, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रूसो जापानी युद्ध, किसके किसके बीच में, रूस और जापान। तो रूसो जापानी युद्ध 1904 से 1905 रूस और जापान के बीच में जो युद्ध होता है, ठीक है, ये बताना है। सॉरी, आगे देख लेते हैं। अभी भी जापान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। तो क्यों, सबसे मेन रीज़न क्या है मालूम है, जापान का एजुकेशन सिस्टम पे उसका बहुत ज़्यादा पकड़ है। और भारत में एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं कैसा है, और झारखंड में तो मत ही पूछो रे भाई, यहाँ पे स्कॉलरशिप का लाले पड़ जाते हैं। यहाँ का गवर्नमेंट ना, टीचर स्टूडेंट किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, एजुकेशन का सम्मान ही नहीं मिलता है हमारे झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जापान क्या कंट्रीब्यूशन किया था मित्र राष्ट्रों के साथ, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट अगला जाता है दो विश्व युद्ध के बीच जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो सबसे पहला जाता है वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन क्या था, क्या उद्देश्य था, क्यों बुलाया गया था, ठीक है, छोटा सा है। नेक्स्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बीच जापान में नए राजनीतिक दल का उदय होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट अगला जाता है मंचूरियन संकट क्या था, जो 1931 में होता है, और ये किस तरह से कठपुतली राज्य बन के रह गया था, ठीक है। यूनिट 4 से क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन है द्वितीय सीनो युद्ध। प्रथम बार सीनो युद्ध होता है, फिर द्वितीय सीनो युद्ध होता है 1937 में, ठीक है, 1937 में। इसके बारे में बताना है, सेकेंड सीनो युद्ध के बारे में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है जापान का ध्रुवीय शक्तियों में शामिल होना क्यों और कैसे हुआ, ठीक है, क्यों जापान जो है एक्सिस पावर के साथ मिलता है, और फिर क्या रीजन था इसका, ये बताना है। कैसे कैसे बना ये भी बताना है। और पर्ल हार्बर पे जो अटैक होता है, पर्ल हार्बर घटना का वर्णन कीजिए और इसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो भी है, अगर आप सर्च कीजिएगा पर्ल हार्बर अटैक तो आपको देखने को मिल जाएगा, मूवी बना हुआ है इसके ऊपर ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको एग्जाम में मिनिमम 400 वर्ड, मिनिमम, उससे ज़्यादा ही लिखना है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है हमारा मेजी पुनर्स्थापन। मेजी पुनर्स्थापन 1868 के कारणों, घटनाक्रम और ऐतिहासिक महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। चाहे हो सकता है मेजी पुनर्स्थापन पे एक छोटा सा टिप्पणी करें, ठीक है, या घटनाक्रम का विश्लेषण करें, कारण इतिहास का बताइए, कुछ भी पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग। तो आपको आंसर सेम करना है। थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 15 मार्क्स का है। इसमें आपको और भी अपने आइडिया, अपना दिमाग लगाना है, सोच के भी लिखना है, थोड़ा सा दिमाग का भी डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेजी काल में जापान के संवैधानिक एवं राजनीतिक विकास का विश्लेषण कीजिए कि मेजी की जब चल रहा था उनके टाइम पीरियड में जापान का संविधान लागू होता है, कब लागू होता है ये भी बता देना है, ठीक है। और भारत से कंपैरिजन करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग में, यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। हालांकि लिख भी सकते हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब आइडिया नहीं मिले तब उसको बीच में घुसा सकते हैं। मेजी युग में जापान के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का विस्तार करें कि जब मेजी का युग चल रहा था तो जापान में किस तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हुआ या ह्रास हुआ, ये सब बताने हैं। आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा सीनो जापानी युद्ध के कारण, घटनाक्रम और परिणाम का विस्तृत विवेचन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो जापानी युद्ध के कारणों और ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या करें, ठीक है। रूसो और जापानी युद्ध के कारण क्या थे, ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये बताइए। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोरिया का विलय, ठीक है। कोरिया जो जापान का विलय होता है और कोरिया की संपत्ति को किस तरह से जापान एक तरह से कंट्रोल करता है, ये बताना है। कोरिया के विलय 1910 की प्रक्रिया और उसके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। हालांकि अभी कोरिया दो भागों में बढ़ गया, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ना। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका और प्राप्त लाभों का मूल्यांकन करें, ठीक है। फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे मुंह की खाता है जापान। दो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, वाशिंगटन सम्मेलन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जापान पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ता है वाशिंगटन सम्मेलन का, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है दो विश्व युद्धों के बीच जापान में नई राजनीतिक दलों का उदय और उसका पतन किस तरह से होता है, समालोचनात्मक व्याख्या करना है।
आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है मंचूरिया संकट जो 1931 के कारण क्या था, घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अंतिम आता है यहाँ पे, अंतिम 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन। जापान में सैन्यवाद का उदय किन कारणों से होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये भी बताना है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे यूनिट 4 से आता है, अंतिम यूनिट, द्वितीय सीनो जापानी युद्ध। ठीक है, सेकेंड सीनो जापान का युद्ध जो होता है, क्या कारण था, क्यों लड़ा गया और उसका स्वरूप क्या था, परिणाम क्या था, विस्तार से आपको बताना है। ओके, और फिर आ जाता है जापान का धुरी शक्तियों के साथ मिलन, यानी कि एक्सिस पावर के साथ जापान मिल जाता है और किस प्रकार हुआ, इसके प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अंतिम क्वेश्चन आ जाता है पर्ल हार्बर का अटैक। ओके, चलिए खत्म हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, और एक है यार, जापानी साम्राज्यवाद के उत्कर्ष और पतन का मूल्यांकन करें। मुझे लगता है इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, आ जाते हैं। ठीक है, कि ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग अब सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम देके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत से लोग सेमेस्टर 6 के बाद निकलना चाहेंगे, बहुत से लोग सेमेस्टर 7 में भी जाना चाहेंगे। देखिए अभी का जो रूल है, रूल क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि 7.5 CGPA अगर आपका रहेगा तभी आप सेमेस्टर 7 में जा पाएंगे। लेकिन सेमेस्टर 7 में जा पाएंगे या नहीं, हो सकता है ये रूल में बदलाव किया जाएगा। अगर बदलाव किया जाता है कि हर एक बच्चा जा सकता है सेमेस्टर 7 में, तब तो फिर आपको सेमेस्टर 7 जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर 6 के बाद निकलना चाह रहे हैं तो वो निकल सकते हैं। लेकिन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन टू यू कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, 2 साल होता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। और मैं तो कहूँगा मत ही कीजिए, क्योंकि सक्सेस का संभावना 1% है और असफलता का संभावना 99% है। फिर भी अगर आपको मन है तो कीजिए, 2 साल कीजिए, बेशक पूरा जी जान लगा के कीजिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए 2 साल। उसके बाद आराम से अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर कोई काम धाम खोज लीजिए। ठीक है, और फिर आप अपना जो भी कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। और अगर किसी को पीजी करना है और बीएड करना है तो 4 साल कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन अभी 4 साल का क्या रूल है अभी तक नहीं आया है, हालांकि आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा। जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बीएड के आपका ग्रेजुएशन के साथ मेरा सफ़र अच्छा रहा। बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। मैं भी जाता हूँ, वीडियो को एडिट करके डाल दूँगा।